All right, so hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. प्रीवियस लेक्चर में हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे थे और उनके बारे में समझ रहे थे क्या क्या उनके पावर्स होते हैं, क्या क्या उनका इलेक्शन प्रोसीजर होता है, किस मैनर में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। ये सारी बातें कल हमने समझी थी और कितना होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म, है ना। ये बातें कुछ हमने समझी थी। एक क्विक समरी हम देख लेते हैं कल की। तो आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 बताता है कि यूनियन के सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में वेस्ट होंगे, जो प्रेसिडेंट या तो डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे या तो फिर इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। और दूसरी बात ये कह रहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो तीनों डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के सुप्रीम कमांडर होंगे। देन 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा था, जिसमें बताया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स उन्हें वोट करेंगे। ये बात 54 में कह रहा था। और ये भी कहा गया था कि स्टेट्स इंक्लूड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि इन दो यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है। ये प्रोविजन ऐड किया गया था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1992 में, और ये इफेक्ट में आया था 1995 में। ठीक है, तो इन दो यूनियन टेरिटरीज के भी इलेक्टेड एमएलए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। फिर एक मैनर होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सीक्रेट बैलेट पर देंगे और सिस्टम फॉलो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। उसका हमने एक फॉर्मूला समझा था कि एक एमएलए का वोट कितना होगा, एक एमपी का वोट कितना होगा, क्या प्रोसीजर होगा। ये सारी चीजें कल हमने जानी थी। और साथ ही आर्टिकल 56 हमने देखा था, जो प्रोवाइड कर रहा था टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। ये बता रहा था कि जिस डेट से प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर होंगे उस डेट से 5 साल तक वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। उसके अलावा ये कह रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट को वे रिजाइन भी दे सकते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर या टर्म। देन एक बात और कह रहा था कि प्रेसिडेंट का रिमूवल भी हो सकता है। रिमूवल का प्रोसेस दिया है आर्टिकल 61 में। रिमूवल का ग्राउंड होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो रिमूवल है या ये जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल है, इसके लिए टर्म जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी इसमें कह रहा था कि यदि प्रेसिडेंट का टेन्योर एक्सपायर हो जाता है लेकिन उनका कोई सक्सेसर ऑफिस में नहीं आता है, कोई सक्सेसर ऑफिस होल्ड नहीं करता है, तो वो उस डेट तक ऑफिस को होल्ड करेंगे इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स, जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता है। ये इतनी बातें कल हमने डिस्कस की थी। आज हमें आर्टिकल 57 ऑनवर्ड्स पढ़ना है। तो आर्टिकल 57 जो है, सबसे पहली बात वो जो लिख रहा है या कह रहा है, दैट इज क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन। ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन। क्या एक व्यक्ति जो एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुका है तो वो दूसरी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है? आंसर इज यस। आर्टिकल 57 कहता है कि यस, अ पर्सन इज एलिजिबल और क्वालिफाइड फॉर री इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। और कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है? कोई टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, कितनी भी बार एक व्यक्ति देश का प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक प्रोविजन आर्टिकल 57 बता रहा है। आर्टिकल 58 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 58
क्वालिफिकेशन बताता है, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होगी यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनना है, तो कौन कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटीज हैं जो आपको पोजेस करनी पड़ेंगी। तो नंबर 1, यदि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ठीक है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। हम जब सिटीजनशिप पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था सिटीजन वो पर्सन होता है जो सारे सिविल राइट एक्सरसाइज करता है या सारे सिविल राइट एंजॉय करता है एक कंट्री के, जिनमें इंक्लूड होता है होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। यदि आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करनी है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो that the highest constitutional post is that of president। तो यदि आपको प्रेसिडेंट बनना है तो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। अमेरिका के सिटीजन हो आप तो भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, पहली बात। दूसरी बात, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। 35 साल की आयु उन्होंने कंप्लीट कर ली हो, तभी वो प्रेसिडेंट बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर ही कह रहा हूं तो इट इंक्लूड्स शी। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल टाइप का टर्म है, मतलब इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि कोई महिला प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकती। आप सब जानते हो देश में एक महिला प्रेसिडेंट भी रही है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, है ना। तो देश में महिला राष्ट्राध्यक्ष भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जब हम यहाँ पर ही पढ़ रहे हैं तो ही इंक्लूड्स शी। ठीक है, नेक्स्ट इज हैविंग क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। कम से कम लोकसभा का मेंबर बनने की सारी क्वालिफिकेशंस वो व्यक्ति मीट करता है। क्या क्वालिफिकेशंस होती है लोकसभा के मेंबर बनने की, ये हम आगे पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। इस बात को फिलहाल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो सारी की सारी एक व्यक्ति को होल्ड करनी पड़ेंगी, तब वो कंट्री का प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और एनी लोकल अथॉरिटी। किसी भी गवर्नमेंट में 3 टायर हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के हैं, 3 टायर गवर्नमेंट्स होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो इन तीनों ही गवर्नमेंट के अंदर में वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रही हो। क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, समझ लो थोड़ा सा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा ऑफिस होता है या एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आपको कुछ रिम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी एक्सेट्रा मिलती है। ठीक है, कुछ पैसे वैसे मिलते हैं वो ऑफिस होल्ड करने के। ठीक है, वो कहलाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, है ना, आपको रिजाइन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट बनने के पहले, या कोई और किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड वेड बनकर आप बैठे हो, है ना, तो वो सब आप नहीं होल्ड कर सकते हो यदि आपको प्रेसिडेंट बनना है। तो बेसिकली यदि आप होल्ड कर रहे हो तो आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो आप कोई और पोस्ट पर नहीं रह सकते, कुल जमा बात इतनी है। ठीक है, अच्छा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में MP, MLA और मिनिस्टर्स नहीं आते हैं जब हम बात प्रेसिडेंट की कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या ज्यादातर प्रेसिडेंट वगैरह जो हुए हैं वो या तो यूनियन में मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, या फिर MP, MLA होते हैं कहीं के, या फिर गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के, है ना। तो उन सारी चीजों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं गिना जाएगा। हालांकि उन लोगों को सैलरी एंड अलाउंसेस मिलते हैं, बट स्टिल उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाए, MP, MLA, गवर्नर या मिनिस्टर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आगे देखिए, ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो एक्चुअली
आर्टिकल 58 में तो नहीं है, लेकिन अलग से है, या एक तरह की कुछ प्रोसीजर जैसा लेट डाउन किया गया है, जो पॉइंट नंबर 5 और 6 है। यदि कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो उनके इलेक्शन का जो नॉमिनेशन है, नामांकन है, ठीक है, वो सब्सक्राइब किया जाना चाहिए एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज अ वोटर, एज अ प्रपोजर। यानी कि 50 लोग मिलकर प्रपोज करेंगे कम से कम कि ये व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या टर्म यूज है, इलेक्टर्स। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टर्स कौन होते हैं, एमपी या एमएलए ऑफ स्टेट, है ना, इलेक्टेड एमपीज या इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट। तो 50 एमपी या 50 एमएलए या इन टोटल दोनों मिला जुला कर 50 लोग होने चाहिए जो प्रपोज करेंगे, ठीक है, जो ये प्रपोजल देंगे कि एक्स पर्सन शेल बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और ऐसे ही 50 इलेक्टर्स होंगे सेकेंडर्स, ठीक है, मतलब कुल 100 लोग उनके नॉमिनेशन फॉर्म को एंडोर्स करेंगे अपनी तरफ से। फाइन, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको चुनाव यदि लड़ना है प्रेसिडेंट का तो 50 इलेक्टर आपके प्रपोजर होंगे और 50 इलेक्टर आपके सेकेंडर्स होंगे। इलेक्टर कौन है, द इलेक्टेड एमपीज और एमएलए, ठीक है। और एक और छोटा सा प्रोसीजरल बात यहाँ पर लिखा हुआ है 6th पॉइंट में, every candidate contesting election of president has to make security of 15,000 rupees in Reserve Bank of India, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जमानत, ठीक है। एक सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है इलेक्शन लड़ने के लिए, और यदि आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोट से कम लेकर आते हो तो क्या हो जाती है, जमानत जब्त। यानी कि वो पैसा लैप्स हो जाता है, फोरफीट हो जाता है ना, आपको वो पैसा बेसिकली वापस नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं होगा, वो कहलाता है जमानत जब्त होना, सिक्योरिटी फोरफीट होना। कितने परसेंट वोट चाहिए, 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट। यदि 1/6 वोट आपको मिल गए हैं टोटल वैलिड वोट के, तब तो आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा, भले ही आप इलेक्शन हार गए। लेकिन यदि आपको इससे कम वोट मिले तो वो पैसा आपका डूब जाएगा, ठीक है, बट्टे खाते में चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, वो पैसा चला जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में, ठीक है। ये सेकेंडर्स एक तरह से एंडोर्स कर रहे हैं, ये प्रपोजल दे रहे हैं कि वी वांट एक्स पर्सन टू बी अ कैंडिडेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। मतलब ये कि महज आप 35 साल के हो गए तो मुंह उठाकर प्रेसिडेंट का चुनाव तो नहीं लड़ सकते हो ना, गेटिंग माय पॉइंट। इसको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट कर रखा है क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है, ठीक है। तो एक प्रोसेस बना रखा है कि हर कोई एरा गैरा लट्टू खैरा मुंह उठा के फॉर्म न भर दे, ठीक है। मतलब जैसे आप देखें बहुत ही नॉर्मल सा होता है ना कि आप बस एक फॉर्म भरो और आप इलेक्शन लड़ सकते हो, एमपी एमएलए वगैरह का बड़ा इजी प्रोसेस होता है, कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस होता है ना। यहाँ पर ये 50 इलेक्टर्स को प्रपोजर और 50 इलेक्टर्स को सेकेंडर्स बना रखा है। कौन है इलेक्टर्स, इलेक्टर्स है एमपीज और एमएलए। तो भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि ये लोग भी ऑर्डिनरी लोग नहीं है, जो इनके प्रपोजर हैं या इनके सेकेंडर्स हैं, ये लोग वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रख रहे हैं। तो ऐसा आदमी जो कम से कम 100 लोगों को जानता हो, या 100 ऐसे लोग, ये सारे बिग शॉट्स हैं, एमपीज और एमएलए बड़े लोग होते हैं ना, ऐसे ऑर्डिनरी लोग तो नहीं है ना, नॉर्मल। ऐसे 100 दिग्गज लोग आपको जानते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ो। इस बात को इंश्योर करने के लिए ये प्रोसीजर रखा गया है। एंड रीजन मैंने आपको बताया क्यों रखा गया है, ताकि इतनी डिग्निफाइड पोस्ट पर हर कोई मजाक मजाक में इलेक्शन ना लड़ ले, ठीक है, मजाक ना हो, बहुत ही डिग्निफाइड पोस्ट है, ये लाफिंग स्टॉक ना हो जाए। इसीलिए ऐसा ही व्यक्ति लड़ सके चुनाव जो कम से कम
100 लोगों को प्रपोजल, सॉरी 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर्स लेकर आ पाए। ठीक है, ये है प्रोसेस टू मेंटेन द सीरियसनेस और डिग्निटी ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसकी गंभीरता, उसकी जिम्मेदारी और उसकी जो गरिमा है उसको मेंटेन करने के लिए। यदि ये 15,000 रुपए नहीं होगा तो कोई भी फॉर्म भर देगा, जो भी 35 साल का हो गया, चलो क्या कर रहे हैं, घर पर बोर हो रहे हैं तो क्या करें, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, चलो लड़ लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, किक मिलेगी। ये ना हो। सीरियस कैंडिडेट्स, रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स, अकाउंटेबल कैंडिडेट्स ही इलेक्शन करें। ठीक है, ये जो 5th वाला पॉइंट है ये भी इसलिए रखा गया है कि वो सीरियसनेस बनी रहे। ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में कोई भी आ रहा है, मुंह उठाया, फॉर्म भर दिया और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया है। हालांकि मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये बहुत कम पैसा है, और ज्यादा लेना चाहिए, है ना, और ज्यादा पैसा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो नॉन सीरियस कैंडिडेट, एक बात। दूसरी बात, आपको खुद पता है, मान लो कि आपको 5 आदमी आपकी गली के भी नहीं जानते हैं, 50 विधायक और 50 सांसद तो भूल ही जाओ, या 1/6 ऑफ टोटल वोट जो है वो मिलेंगे, ये तो भूल ही जाओ। लगभग 4300 कुछ फिगर बनता है इसका। ठीक है, 4300 इन टोटल फिगर बनता है एमपी और एमएलए का मिलाकर। 545 लोकसभा में होते हैं, है ना, राज्यसभा में होते हैं, और फिर स्टेट्स की विधानसभाओं में जो एमएलए होते हैं, ये सब मिलाकर कोई 4300 फिगर बनता है। 4300 का 1/6 हम मोटा माटी माने तो 700, है ना। 700 एमपीज प्लस एमएलए के वोट आपको मिलने चाहिए, तब ये पैसा आपको वापस मिलेगा, है ना। ठीक है, मतलब ये भी ना हो जाए कि किसी को भी मजाक मजाक में चल रहा है और लोग लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट। अब देखिए, इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल लेवल की। ठीक है, मतलब दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक होती है नेशनल पार्टीज, एक होती है रीजनल पार्टीज। कौन सी नेशनल होती है, कौन सी रीजनल होती है, हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना जान लो, 2 तरह की पार्टीज होती है, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक होती है क्षेत्रीय पार्टी। खूब सारी क्षेत्रीय पार्टी, ऐसी क्षेत्रीय पार्टी, एक एक सांसद है उनका, या पता चला एक भी सांसद नहीं है, बस उनके विधायक है खूब सारे, है ना। ऐसी बहुत सारी पार्टी है। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि 100 उनको प्रपोजल तो मिल जाए। ठीक है, सॉरी 50 प्रपोजल और 50 इलेक्टर्स मिल जाए, ऐसे भी लोग होते हैं, या ऐसी पार्टीज हैं जिनके पास 100 विधायक होंगे। ठीक है, तो अब वो अपनी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दे, तो मजाक जैसे नहीं हो जाएगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन। हर पार्टी के, इतनी जितनी सारी पार्टी है, पता चला 50 लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास 50 प्रपोजल और 50 इलेक्टर हो गए। इसलिए भी ये रखा गया कि भाई 1/6 वोट कम से कम आप सिक्योर करो, तभी ये सिक्योरिटी आपको वापस मिलेगी। क्योंकि बात आशुतोष समझना, ये सिर्फ पैसे की नहीं है, ये बात रेपुटेशन की भी है, इज्जत की भी है। कि मतलब यार, तुम प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने पहुंचे हो और तुमको 1/6 वोट भी नहीं मिला। कितना वोट चाहिए होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जीतने के लिए? 50+1, यानी कि 1/2+1, और उसका 1/6 भी तुम नहीं सिक्योर कर पा रहे हो और प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने में उठाकर चले आए। शर्म नहीं आई तुमको? हाँ? तुम जानते थे कि हमको नहीं मिलेंगे इतने वोट, फिर भी तुमने लड़ दिया। तो ये जो जमानत जब्त होती है, या जो फोरफीचर ऑफ सिक्योरिटी है, ये एक तरह से बेइज्जती है उस कैंडिडेट की, कि आप इतने वोट भी नहीं सिक्योर कर पाए। इसीलिए ये प्रोसेस रखा गया है कि आलतू फालतू लोग मुंह उठाकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने ना चले आए। ऐसे ही लोग आए जिनको पता है कि हाँ, हम डिजर्व करते हैं, हमको उतने वोट मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 15,000 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, है ना। आप भी मानते हो ना, कम से कम इतने बड़े लोगों के लिए
15,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह की इंसल्ट है आपकी, क्या आपकी जमानत जब्त हो गई, आपकी सिक्योरिटी फोरफिट हो गई। ठीक है, ये सिक्योरिटी वाला प्रोविजन एमपी और एमएलए के इलेक्शन में भी होता है, वहां पर भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। रीजन यही होता है कि वरना कोई भी चुनाव लड़ जाए, एज आपने पूरी की, जितनी भी क्वालिफिकेशन की एज है, और आपने फॉर्म भर दिया, वोट आपको अपने घर वालों तक के नहीं मिले, सो दैट इज जस्ट अ लाफिंग स्टॉक एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 59 देखते हैं। आर्टिकल 59 जो है वो कह रहा है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। क्या कंडीशंस होगी, क्या शर्तें होगी एक प्रेसिडेंट के ऑफिस की, और सरल भाषा में कहें तो कब एक व्यक्ति प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकेगा, या एक व्यक्ति को क्या शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करने। ठीक है, पिछला जो हमने पढ़ा था वो कंडीशंस थी इलेक्शन के लिए या क्वालिफिकेशन के लिए कि आप कब चुनाव लड़ सकते हो। चुनाव तो लड़ लिया, आप जीत गए, लेकिन उसके बाद का क्या, वो सारी बातें यहां पर बता। नंबर 1, द प्रेसिडेंट शेल नोट, यहां पर ध्यान देने वाली चीज है ये नोट। याद रखना, शेल और शेल नोट में उतना ही अंतर है जितना जीवन और मौत में, जितना जमीन और आसमान में, जितना भगवान और शैतान में। ठीक है, तो कल भी ये बात मैंने कही थी कि बहुत बहुत ध्यान से आप एक एक शब्द पढ़ेंगे जब पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। क्या लिखा है, कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ सेमी कॉलन है, कहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टर्म है सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला, नॉट। द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन, लोकसभा और राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल का मेंबर नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, और ना ही वो मेंबर हो सकता है किसी भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर वो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात कह रहा है। क्यों, देखो पिछले उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कंडीशन में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली, की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या नहीं आएगा, एमपी, एमएलए और मिनिस्टर। तो मिनिस्टर है यदि यूनियन में तो एमपी तो होना जरूरी है, या स्टेट में मिनिस्टर है तो एमएलए होना जरूरी है। ठीक है, तो एमपी और एमएलए जब मैं कह रहा हूं तो वो मिनिस्टर्स भी उसमें कवर अप हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एमपी, एमएलए और मिनिस्टर्स नहीं आते। बट यहां पर कह रहा है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको एमपी, एमएलए नहीं हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर ना हो या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर ना हो। अब आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि यूजुअली ऐसे ही लोग प्रेसिडेंट बनते हैं जो एमपी हैं, एमएलए हैं या मिनिस्टर हैं या किसी स्टेट के गवर्नर हैं। तब तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गया है, ठीक है, लेकिन वो एमपी या एमएलए था, तो ये मान लिया जाएगा कि उनने अपनी सीट वैकेट कर दी है। ठीक है, सीट अपनी खाली कर दी है। किसकी सीट, एमपी या एमएलए वाली सीट। ये मान लिया जाएगा कि जैसे ही आदमी प्रेसिडेंट बना उसने अपनी एमपी या एमएलए की सीट छोड़ दी है, खाली कर दी है। ठीक है, ये मान लिया जाएगा, इट शैल बी डीम्ड दैट द पर्सन हैव वैकेटेड हिज सीट। किस डेट से, उस डेट से जिस डेट से वो अपने ऑफिस में एंटर हो। ठीक है, उस डेट से जिस डेट से वो अपने ऑफिस में एंटर हो। ठीक है, ये कह रहा है आर्टिकल 59 का क्लॉज 1। आर्टिकल 59 का क्लॉज 1 ये कह रहा है। ठीक है, the president shall not be a member of either house of parliament or house of legislature of any state, and if he is a member
So it shall be deemed that the member has vacated his seat from the date of entering upon his office, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वही है जो हमने पिछले उसमें भी पढ़ लिया था, और मैंने आपको बताया था कि ये वहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अलग से एक क्वालिफिकेशन है, वो यही है, he shall not hold any other office of profit। अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कोई भी सरकारी नौकरी आ सकती है ना, जैसे मान लीजिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, या फिर आईआईटी के वाइस डायरेक्टर हैं, किसी उसके वाइस चांसलर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा ऑफिस होता है जिससे आपको कुछ रेनमरेशन मिल रहा हो, कुछ आर्थिक लाभ मिल रहा हो, ठीक है, कुछ मोनेटरी बेनिफिट मिल रहा हो, वो कहलाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कोई भी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के अंडर वो होल्ड नहीं कर सकते। क्यों? अरे भाई आप वैसे ही कंट्री के हेड हो गए हो, है ना, आप खुद गवर्नमेंट बन चुके हो या गवर्नमेंट के हेड बन चुके हो, और आपको गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मतलब जिस स्कूल के आप प्रिंसिपल बन जाओ उसी में चपरासी थोड़ी बनोगे, या उसी में स्टूडेंट थोड़ी बनकर जाओगे, है ना। अरे बड़ी सिंपल सी बात। तो इसीलिए आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करोगे अंडर एनी गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक और क्वालिफिकेशन है। थर्डली, बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि जो राष्ट्रपति भवन होता है, प्रेसिडेंट हाउस, आपने फोटो वोटो देखी होगी, उसमें रहने का कोई किराया नहीं लगेगा प्रेसिडेंट को जब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। प्रेसिडेंट का जो हाउस होता है राष्ट्रपति भवन, तो उस पूरी बिल्डिंग में प्रेसिडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे जब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। कोई उनसे रेंट वेंट नहीं लिया जाएगा, और उनको ऐसे एम्यूलमेंट्स और अलाउंसेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा समय समय पर। एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस को आप समझ लो सैलरी और अदर बेनिफिट्स जो भी हो सकते हैं। सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट को मंथली है, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनसे ज्यादा किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी नहीं होती है, सबसे ज्यादा इन्हीं की होती है, तो वो मिलेगा। और भी जो बेनिफिट है, लेमोजीन वेमोजीन मिलती है एकदम, है ना, एक पूरा कॉन्वॉय चलता है जब प्रेसिडेंट आते हैं तो, है ना, बढ़िया खूब सारी गाड़ियां आगे, खूब सारी पीछे, बॉडीगार्ड रहेंगे, पेट्रोल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो दुनिया जमाने के फैसिलिटीज आपको मिलती है वो सब आपको मिलेंगी प्रेसिडेंट बनने पर। और कितनी मिलेंगी ये कौन डिसाइड करता है? बस ये फैक्ट याद रखना, पार्लियामेंट डिसाइड करता है समय समय पर कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितने उनके अलाउंसेस होने चाहिए, क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, कितने लीटर पेट्रोल हर महीने का मिलना चाहिए, वाईफाई की स्पीड कितनी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ तो उसी में आ जाएगा ना, सारे बेनिफिट्स। तो ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीलिम का फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसको बोल्ड लेटर्स में लिखा है, सेकंड शेड्यूल। ठीक है, हम अभी बात सैलरी, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की कर रहे थे, तो आपको एक बात अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है कि सैलरी और अलाउंसेस कहाँ पे दिए होते हैं, तो वो है सेकंड शेड्यूल। ठीक है, 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल। 12 शेड्यूल में क्या दिया हुआ है प्रीलिम्स में, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि सिर्फ 12 है, याद करने में काफी दिक्कत नहीं जाएगी। तो वो 12 शेड्यूल आपको याद रखने हैं कि हर शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, कुछ एक हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल में सैलरीज एंड अलाउंसेस दिए हुए होते हैं। ठीक है, किनके? जो हमारे कंट्री के बिग शॉट्स हैं, जो बड़े बड़े तुर्रम खां जो हैं हमारे देश के, तीसमार खां, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं, उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में कहां पर दिया हुआ है? सेकंड शेड्यूल में।
कौन है ये दिग्गज लोग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, यूनियन मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, कैग वगैरह, ये जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह आपने सुनी होंगी, ठीक है, ये बड़े बड़े जितने तीसमार खां टाइप के लोग हैं, ये जितने बिग शॉट्स हैं, इन सब की सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एम्यूजमेंट्स के बारे में प्रोविजन कहा दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल में। ये फैक्ट आप बहुत 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 अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। लास्टली, द एम्यूजमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट shall not be diminished during the term of his office, ठीक है। जब एक व्यक्ति प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर रहा होगा तो उसकी सैलरी या अलाउंसेस कम नहीं किए जा सकेंगे जब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो पिछला पॉइंट आप देखो, किसके पास पावर है ये डिटरमाइन करने की कि कितनी सैलरी होगी, कितना अलाउंसेस होगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना प्रिविलेज मिलेगा? पार्लियामेंट के पास। तो भाई पार्लियामेंट दोनों तरह से ये चीज रेगुलेट कर सकती है, वो सैलरी वगैरह बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है ना। लेकिन ये जो क्लॉज 4 है ये एक चीज कह रहा है कि मान लीजिए पर्सन एक्स प्रेसिडेंट बन जाता है। जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने या जिस समय पर वो प्रेसिडेंट बने उस समय प्रेसिडेंट की मंथली सैलरी थी 5 लाख रुपीस, ठीक है, और कुछ कुछ जो बेनिफिट उनको मिलते थे वो सब। अब पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर सैलरी कम कर दे कि अब प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख रुपए नहीं 3 लाख रुपए होगी, बहुत ज्यादा सैलरी इतनी की जरूरत नहीं। बट मिस्टर एक्स किस सैलरी पर ऑफिस होल्ड कर रहे थे? 5 लाख रुपीस। तो जब तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे तब तक वो उसी सैलरी पर होल्ड करेंगे, वो उनकी सैलरी कम नहीं की जा सकेगी, बढ़ाई जरूर जा सकती है। कम करनी भी है तो आगे के लिए हो जाएगी कि आगे जो प्रेसिडेंट बनेंगे उनकी सैलरी आप 3 लाख रुपए कर दो, लेकिन इनकी सैलरी आप कम नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 4। बढ़ा बिल्कुल सकते हो आप। जब प्रेसिडेंट बने थे तब 5 लाख रुपए सैलरी थी, एक साल बाद पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपए कर दी, ये कर सकते हो। लेकिन आप प्रेसिडेंट बन गए, 5 लाख रुपए उस समय सैलरी मिलती थी, पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर 3 लाख रुपए नहीं कर सकता। कब तक? जब तक आप प्रेसिडेंट रहोगे, आप जब तक ऑफिस होल्ड करोगे। एक बार आपने ऑफिस लीव किया उसके बाद वो कर सकती है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये था आर्टिकल 59 जो पूरी कंडीशंस बता रहा है प्रेसिडेंट के ऑफिस की। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 60 की तरफ। आर्टिकल 60 प्रोवाइड्स फॉर ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ओथ या अफर्मेशन की बात कर रहा है, शपथ, ठीक है। तो शपथ माननीय राष्ट्रपति महोदय या महोदया लेती हैं अपने ऑफिस में एंटर होने के पहले, उस शपथ की बात कर रहा है आर्टिकल 60। एक और प्रिलिमिनरी फैक्ट जो आप याद रखोगे, थर्ड शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द ओथ ऑफ ऑल दीज बिग शॉट्स। जितनों के नाम अभी हमने प्रीवियसली लिए थे, जो भी हमारे बिग शॉट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जितनी भी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, कैग एक्सेट्रा, इन सारे लोगों की ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में कहां पर मेंशन्ड है? सो इट इज मेंशन्ड इन थर्ड शेड्यूल, ठीक है। थर्ड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल क्या बता रहा है? सैलरी एंड अलाउंसेस। थर्ड शेड्यूल क्या बता रहा है? ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। तो ये एक प्रिलिमिनरी के लिए अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप याद रखोगे। सो आर्टिकल 60 प्रोवाइड्स फॉर ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, और शेड्यूल थर्ड में भी इसी तरह की कुछ कुछ बातें दी हुई है, ठीक है। तो हर आदमी जो प्रेसिडेंट बनेगा, है ना, जो इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट,
और इवन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, मतलब वो प्रेसिडेंट है नहीं लेकिन प्रेसिडेंट की तरह से काम कर रहे हैं या प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। कौन लोग होते हैं ये हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट के फंक्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो उनके दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो उस ऑफिस में एंटर होने के पहले, ऑफिस में एंटर होने के पहले का मतलब ये नहीं है दफ्तर में घुसने के पहले, इसका मतलब वो ऑफिस होल्ड करने के पहले, या यूं कहें कि प्रेसिडेंट बनने के पहले क्या करेंगे, ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, ठीक है। ओथ या अफर्मेशन देंगे, दोनों ही शपथ का नाम है, हिंदी में इनको शपथ कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? आंसर इज रिटन लाउड एंड क्लियर हियर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। यहीं से एक कंफ्यूजन शुरू होता है देवियों और सज्जनों, क्योंकि हमने पिछले प्रोविजंस में पढ़ा प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, कई बार हम जंबल अप कर देते हैं और हमको लगता है कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रिजाइन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, ध्यान रखना ये दोनों फैक्ट, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एक और स्तर पर यह कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि यार वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट से छोटा हुआ, अपने से छोटी अथॉरिटी को कैसे कोई रिजाइन दे सकता है, ठीक है। बट यह है प्रोविजन, क्या करें, वैसे तो कोई भी प्रेसिडेंट से ऊपर नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारी कंट्री के, तो वो तो सबसे ऊपर है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री है, तो सब कोई उनके नीचे ही है या सबऑर्डिनेट है एक तरह से। बट डिजाइन वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ओथ उनको दिलाता है कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनकेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, एब्सेंट है फॉर सम रीजन, तो कौन ओथ दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो आई एम सॉरी, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है फॉर सम रीजन, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इन्फर्मिटी, किसी भी वजह से, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। बस यही 3-4-5 बातें इसमें याद रखने की थी। बाकी नीचे इनकी ओथ दे रखी है, आई ए बी, ए बी जो है वो नाम है, जो भी नाम होगा उस सज्जन का, जैसे आई वरुण प्रधान डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, या फिर आई वरुण प्रधान डू solemnly affirm that I will faithfully execute the office of president, या फिर I will discharge the function of president of India and will do to the best of my ability to preserve, protect and defend the constitution and law, and I will devote myself to the service and well-being of the people of India। ये शपथ लेते हैं कि भाई मैं भारत के राष्ट्रपति का दायित्व पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा, संविधान की और कानून की रक्षा करूंगा, और मैं अपनी सेवाएं और लोगों के वेलबींग के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, मैं ये शपथ लेता हूं, ठीक है। ये इतना सा इसमें था। सो दिस वाज टॉकिंग अबाउट ओथ एंड एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट के शेड्यूल में शेड्यूल 3 कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन दिला देगा? सीनियर मोस्ट जज। और सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, हर वो व्यक्ति जो एक्ट कर रहा होगा एज अ प्रेसिडेंट या डिस्चार्ज कर रहा होगा फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये था आर्टिकल 60।